हाय फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट रचना शुक्ला। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। उस जजमेंट को समझने के पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या। तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में उस साल के बजट के दौरान ये ऐलान किया गया कि समथिंग लाइक इलेक्टोरल बॉन्ड विल बी इशू। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये एक किस्म के बेयरर बॉन्ड्स हैं और इन्हें सिर्फ SBI से ही खरीदा जा सकता है। ये 1,000 रुपये और 1 करोड़ रुपए के बीच में इसकी वैल्यू है। अब आप 50 करोड़ के खरीदें चाहे 50,000 के खरीदें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और ये किसी भी बैंक से SBI के अलावा नहीं खरीदे जा सकते। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि इसकी वैलिडिटी सिर्फ 15 दिन है, यानी 15 दिन के अंदर आपको इस पैसे को खर्च करना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी वैलिडिटी 15 दिन की है। अब सपोज एक कंपनी है, वो 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लेती है। ये इंटरेस्ट फ्री हैं, ये टैक्स फ्री है। और इसके बाद अब 15 दिन के अंदर उसे अपने बेयरर बॉन्ड को यूज़ करना है। तो वो क्या करती है, जो रूलिंग पार्टी है उसके जाती है और वहाँ पर उनके पार्टी फंड में उसको डिपॉजिट कर देती है। Now these electoral bonds can be purchased by individuals as well as by companies, and there is absolutely no cap on the amount of bonds which you can buy. आप एक बॉन्ड 1,000 रुपये का खरीद सकते हैं, आप 50 करोड़ का खरीद सकते हैं, आप कितने का भी खरीद सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये चीज़ जो है आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगी। जिसने दिया है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा और वो उसने किसको दिया है उसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं होगा। तो अगर आपने इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के अगर आपने ये डोनेशन किसी पार्टी को किया है, इसका कोई ऑडिट नहीं होगा। आपको ये कभी नहीं पता लग सकता है कि ये मैंने जो पैसे दिए हैं या हार्ड अर्न मनी जो अपने पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दिए हैं, वो पैसे कहाँ गए, वो किस लिए यूज़ हुए। और मज़े की बात यह है कि चूँकि इसकी वैलिडिटी 15 दिन है, तो क्या हर 15 दिन में इलेक्शंस होते हैं? नहीं होते ना। तो ये पैसा कहाँ जाता है? अब देखिए, ये एक नेचुरल सी बात है। अगर कोई आदमी 25 करोड़ 50 करोड़ हम तो गिन भी नहीं सकते उतने करोड़ों के बॉन्ड अगर लेकर के रूलिंग पार्टी को देता है और 15 दिन के अंदर कोई इलेक्शन नहीं है, नाम रख दिया इलेक्टोरल बॉन्ड बट डज गॉट नथिंग टू डू विद द इलेक्शंस, तो ये पैसा जाता कहाँ है? ये पार्टी के फंड में जाता है। और जब ये उसके फंड में जाता है तो ये अपनी जो भी इन्हें अपनी लग्जरी आइटम पे खर्च करना है, अपने प्रोपोगेशन पे खर्च करना है, अपनी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करना है, या जो भी उन्हें हाई फाई जो भी काम करने हैं, ये सारा पैसा उसमें जाता है। तो अब देखिए, इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस जब किया गया 2017-18 के बजट में, तो क्या ये ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया? इसमें बहुत सारे एक्ट्स में अमेंडमेंट्स किए गए। कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अमेंडमेंट किया, फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। ये सारे जो अमेंडमेंट्स थे ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। फिर भी ये किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि पैसा आ रहा था। तो ये जो अमेंडमेंट्स किए गए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) क्लॉज A का सीधा वायलेशन था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ द पब्लिक टू नो वेयर द पब्लिक मनी इज गोइंग, इसका वायलेशन था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज की डेट में हम एक फ्री सिटीजन अगर अपने आप को कह सकते हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत मजबूत। So the judgment delivered by these 5 judges, which is called the Constitutional Bench, and they were all unanimous in their decision. First point which we need to understand is that the amendments which were unconstitutional have been struck down. The judges also mentioned that there is a very fair chance and a potential of quid pro quo. What does that mean? Which means that if I am paying you 100 crores rupees through the electoral bonds, there is a very fair chance that I'm the one who's going to get the favors, not anybody else. Maybe somebody else is more competent, but still. It's a violation of Article 19(1)(a), which is freedom of expression, freedom of speech, freedom of right to information. So this is also one of the points of the judgment. And now, as I mentioned earlier, that the validity of these bonds is only for 15 days. So now all those bonds which have still not been encashed are going to be returned to the person who have purchased them. So the operative part of the judgment is कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो 13 मार्च के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स
कि जितने भी डिटेल्स हैं किसने खरीदे और उन्होंने किसको दिए, वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन को देगी, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस कंट्री में हो सकें। और इलेक्शन कमीशन इन टर्न उन सारे डिटेल्स को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। जब नवंबर में ये हियरिंग्स चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम पे आई वाज प्रेजेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द हियरिंग्स, एंड माई सैल्यूट go to all my seniors and all the lawyers who fought tooth and nail, to express their point of view, to save the country, to save the people of this country. And I would like to take the name of Mr. Kapil Sibal, Mr. Prashant Bhushan, Shri Sanjay Hegde, Shri Nizam Pasha, Vijay Hansaria, Shadan Farasat, amongst many others. Many social activists who joined in this. I mean, it's commendable. I would also like to acknowledge, the panel of all the 5 judges जिन्होंने एक unanimous decision दिया है, led by Chief Justice Honorable Justice Chandrachud, Justice Sanjeev Khanna, Justice B.R. Gavai, Justice Padiwal, Justice Manoj Mishra. It was a teamwork and it bore very good fruits. So via this brief introduction to electoral bonds and the judgment, I have tried to make everybody understand. I hope we all understand that the constitution of this country is what makes us the free citizen, and there should not be any damage ever done to the constitution. So I'll request all of you, and especially my lawyer friends, to uphold the virtues and the values which we have in our constitution, because that truly makes us an Indian and nothing else.